हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केदार जुडिशरी क्लासेस में। आज जो है हम भारतीय दंड संहिता 1860 का अध्याय 3 धारा 53 से 75 जिसमें जो दे रखा है दंडों के विषय में प्रावधान दे रखा है। दंडों के विषय में प्रावधान कहाँ दे रखा है? अध्याय 3 में कहाँ से कहाँ तक? धारा 53 से 75 तक। अब हम आते हैं धारा 53। धारा 53 आईपीसी की क्या कहती है? दंड। इसमें जो है आईपीसी में दंडों के बारे में बताया गया है कि आईपीसी में कितने प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। तो आईपीसी में है पहले प्रकार का दंड है मृत्यु दंड। किसी अपराधी को किससे? मृत्यु दंड से दंडित किया जा सकता है। दूसरा है आजीवन कारावास। तीसरे नंबर का जो है हमारा निर्वसित है, देश निकाला, काला पानी, ये निरसित कर दी गई है। ये तीसरे नंबर का दंड जो है ये 1949 में निरसित कर दिया गया है। फिर चौथे नंबर का दंड है हमारा कारावास। फिर 5वें नंबर पे आते हैं। 5वें नंबर पे है संपत्ति का संपरण और 6 है जो जुर्माना। तो जो आईपीसी में है किसी अपराधी को कितने प्रकार के दंडों से दंडित किया जा सकता है? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5। 6 जो तीसरे नंबर का है देश निकाला, काला पानी से निरसित कर दिया गया है। प्रारंभ में जो दंडों की संख्या थी 6 थे प्रारंभ में दंड। तीसरे नंबर का निरसित कर दिया, कब किया गया था? 1949 में। अब कितने दंड बचे हैं? कितने प्रकार के बचे हैं? 5 प्रकार के। अब हम आते हैं धारा 54। धारा 54 कहती है मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। तो मृत्यु दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है? समुचित सरकार। कौन कर सकता है? समुचित सरकार। अब आगे हम पढ़ेंगे समुचित सरकार क्या होती है, वो आगे बताएंगे। मतलब अपराधी की सम्मति के बिना जो धारा 54 कहती है कि मृत्यु दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है? समुचित सरकार कर सकती है। अपराधी है, अपराधी की सम्मति के बिना किसी ऐसे दंड मतलब किसी भी प्रकार के दंड में इसे जो है समुचित सरकार मृत्यु दंडादेश का लघुकरण कर सकती है अपराधी की सम्मति के बिना। धारा 55 कहती है आजीवन कारावास के दंड का लघुकरण। आजीवन कारावास के दंड का लघुकरण भी कौन कर सकता है? समुचित सरकार। ये भी अपराधी की सम्मति के बिना कर सकती है, लेकिन ऐसे कारावास में कर सकती है जो 14 वर्ष से अधिक अवधि का ना हो, किसी भी तरह के उसमें कर सकती है। धारा 55 बताती है समुचित सरकार। यहाँ समुचित सरकार जो लघुकरण कर रही थी मृत्यु दंडादेश का या आजीवन कारावास का, तो यहाँ ये बताया गया समुचित सरकार क्या होती है। समुचित सरकार वह है जो केंद्र सरकार या फिर राज्य में राज्य सरकार किसके अंतर्गत आती है? समुचित सरकार के अंतर्गत। फिर हम आते धारा 57। धारा 57 बताती है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास क्या होता है? अगर दंडा विधियों की गणना करेंगे, दंडा विधियों की गणना के अनुसार आजीवन कारावास 20 वर्ष के समतुल्य माना गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार जो है जो आजीवन कारावास कितना माना गया है कि शेष बचा जीवन। किसके बराबर है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार? शेष बचा जीवन। अब हम आते धारा 60 पे। धारा 60 57 है 50। फिर आते 60 जो बताती है 58 और 59 निरसित कर दी गई थी। अब आते धारा 60। धारा 60 बता दिए गए कारावास के मामले में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सके। मतलब किसी व्यक्ति को कोई कारावास दिया गया है तो जो न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है कि उस कारावास में कोई उसका भाग कठिन कर दे या फिर सादा कर दे। तो किसके विवेक पर निर्भर करता है? न्यायाधीश के। फिर आते धारा 61 और 62 भी निरसित कर दी गई हैं। फिर आते हैं धारा 63 पे। धारा 63 बताती है जुर्माने की रकम। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जुर्माने की रकम का प्रावधान कहाँ दे रखा है। तो जुर्माने की रकम कितने प्रकार की होती है आईपीसी में? 2। किसी अपराधी को अगर दंड दिया जाता है तो वहाँ अगर जुर्माने को जो न्यायाधीश द्वारा पहले से निर्धारित तय कर दिया जाता है जहाँ या फिर जहाँ तय नहीं होता है तो वहाँ कितना होगा? तो जुर्माने की रकम कितने प्रकार की? 2। या तो अधिकतम जुर्माना निर्धारित हो, मतलब दंड देते समय निर्धारित कर दिया इतना जुर्माना देना होगा, तो उससे अधिक नहीं लिया जाएगा, इसे बोलते हैं तय जुर्माना। अब जहाँ जुर्माने की राशि तय नहीं है तो वहाँ क्या होता है? जुर्माना अमर्यादित तो हो सकता है लेकिन अत्यधिक नहीं। अब जुर्माना कैसे हो सकता है? जहाँ राशि तय नहीं है, अमर्यादित हो सकता है लेकिन अत्यधिक नहीं। ये किस पर निर्भर करता है? न्यायाधीश के विवेक पर। जुर्माना ना देने पर कारावास का दंड है। अगर जुर्माना नहीं देते हो तो न्यायाधीश जो है क्या कर सकता है? कारावास का दंडादेश दे सकता है। किस तरह का? जिस तरह का वो अपराध है उस तरह का दे सकता है। फिर आप धारा 65 बताती है यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है तो व्यतिक्रम किससे दंडनीय? कारावास और जुर्माने दोनों दंड। अगर व्यतिक्रम मतलब देने में तुम देरी करते हो तब क्या होगा? तो कारावास जो है किसी भी भांति का जो है दिया जा सकता है। व्यतिक्रम अगर कोई कर रहा है तो जो कारावास दिया गया है तो उसकी निर्धारित अवधि का
1/4 जो है व्यतिक्रम करने पर दिया जा सकता है। ये धारा 65 यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है तो व्यतिक्रम, कोई व्यतिक्रम करता है तो उसे कितना अधिक कारावास दिया जा सकता है जो निर्धारित है उस अपराध के लिए, उसका 1/4। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल आता है, कोई व्यक्ति जो है चोरी करता है, क्या करता है, चोरी करता है, चोरी के लिए कितना निर्धारित दंड है, 3 वर्ष, और न्यायाधीश जो चोरी के लिए दोषित करता है उसे 2 वर्ष का दंड देता है, 2 वर्ष का दंड, और मान लो 2000 रुपये उसे जुर्माना देता है। यहाँ वो अगर व्यतिक्रम करता है तो उसे कुल कितना दंड भुगतना पड़ेगा, 2 वर्ष तो जो न्यायाधीश ने दिया है वो, प्लस इसके लिए निर्धारित दंड कितना है, 3 वर्ष, 3 का कितना अतिरिक्त 1/4, और फिर 12 ये कर दें 3 यानी 9 माह और 2 वर्ष प्लस 9 माह, 2 वर्ष 9 माह कुल दंड भुगतेगा। व्यतिक्रम करने पर जो निर्धारित है दंड 3 वर्ष, इसका 1/4, 3 है या 12 से गुणा इसलिए किए क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 वर्ष 9 माह कुल दंड भुगतेगा। फिर आता धारा 66 बताती है जुर्माना ना देने पर कारावास किस भांति का कारावास दिया जा सकेगा। जुर्माना ना देने पर किस भांति का कारावास दिया जा सकेगा, जिस तरह का कारावास उस दंड के लिए उपबंधित है। अब आते हैं धारा 67, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो ना देने पर कारावास की अवधि। यदि अपराध जो है किससे दंडनीय है, केवल जुर्माने से, और केवल जुर्माने से दंडनीय है तो ना देने पर कारावास, कोई किसी के लिए कोई जुर्माना दिया अगर वो नहीं देता है तो उसके लिए दंड की अवधि क्या होगी, वो निम्न प्रकार है। यदि जुर्माना 50 रुपये तक का है तो कारावास की अवधि कितनी होगी, अगर नहीं देता है कोई तो होगी 2 माह तक, और यदि जुर्माना जो है 50 रुपये से अधिक है, 100 रुपये तक का है, फिर वह व्यक्ति जो है जुर्माना नहीं देता है तो कारावास की अवधि कितनी होगी, 4 माह तक होगी। और यहाँ देते 100 रुपये से अधिक जुर्माना दिया गया है तो व्यक्ति जो है जुर्माना नहीं देता है तो क्या किया जाएगा, उसे 6 माह तक का कारावास दिया जा सकता है। केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध में जो है कैसा कारावास दिया जाता है, केवल सादा कारावास देंगे। अब हम आते हैं धारा 68, जुर्माना देने पर कारावास का पर्यावसन हो जाना, मतलब जुर्माना अगर दे दिया तो कारावास से तुम्हें क्या हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। धारा 69 बताइए जुर्माने के अनुपातिक भाग के लिए दंड। जुर्माने के अनुपातिक भाग के लिए दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यावसन, मतलब किसी व्यक्ति को कोई जुर्माना दिया गया, जैसे 3000 रुपये जुर्माना दिया गया और 3 माह की उसे 3000 रुपये का जुर्माना दिया गया और वो जो है जुर्माना नहीं अदा करता है तो उसे कितने माह की सज़ा होगी, 6 माह की। अगर वो 3000 का दिया गया, 1000 रुपये जुर्माना दे दिया गया, 1000 जुर्माना दे दिया गया, 3000 का दिया गया था तो उसे कितनी होगी, 4 माह की, क्योंकि जिस अनुपात में जुर्माने का भुगतान उसी अनुपात में जो है उसमें कमी हो जाएगी कारावास में। धारा 70 बताती है जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान उद्घृत होना संपत्ति के दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती। मतलब कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं जुर्माना नहीं भुगतूंगा, सज़ा काट लूँगा, तो उससे जो है उसे मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कि वह जुर्माना नहीं देता है। तो जुर्माने को निम्नलिखित धारा 70 निम्नलिखित अवधि के भीतर लिया जा सकता है। कब लिया जाए, 6 साल के भीतर ले सकती है। अगर यदि उसको जो कारावास 6 साल से अधिक दिया गया है तो उस सजा अवधि के भीतर न्यायालय ले सकता है। और यदि कोई अपराधी है उसकी मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति से कैसे वसूला जाएगा, ऋण की तरह वसूला जाएगा। अब हम आते हैं धारा 71 बताती कई अपराधों से मिलकर बने दंड की अवधि। मतलब कैसा आईपीसी की धाराओं के तहत कोई अपराध 2 या 2 से अधिक धाराओं के अंतर्गत आता है तो क्या करेंगे, जो बड़ा दंड होगा उससे दंडित किया जाएगा। इसमें जो है छोटे दंड को बड़े दंड में विलय कर लिया जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी घर में चोरी करने जाता है, चोरी के साथ साथ वहाँ हत्या भी कर देता है, तो उसे क्या, चोरी करने गया, चोरी करने से पहले क्या किया होगा, गृह भेदन या गृह अत्याचार किया होगा, फिर चोरी की होगी, फिर उसके बाद हत्या की होगी। तो अलग अलग दंडों के लिए यहाँ दंडित ना करके बड़े दंड, जो बड़ा दंड कौन सा हुआ इनमें सब में, हत्या, उसके लिए दंडित किया जाएगा। कई अपराधों से मिलकर बने दंड की अवधि, छोटे दंड को बड़े दंड में विलय कर लिया जाएगा। अब आता धारा 73 बताती है एकांत परिरोध को परिभाषित कहाँ किया गया, धारा 73 में। 73
में जो है एकांत परिरोध के बारे में बताया गया है कि एकांत परिरोध होता क्या है। एकांत परिरोध से अभिप्राय है कि एकांत परिरोध से अभिप्राय है कि कैदी को बाह्य संसार से एकदम अलग रखना, मतलब उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देना ताकि एकाकीपन की भावना जो है उसमें उसके अंदर सुधार ला सके। इसलिए कैदी को क्या किया जाता है, एकांत परिरोध की अवधि एकांत परिरोध दिया जाता है। मतलब कैदी को जो है एकदम अंधेरे जैसे कोठरी में बंद कर देते हैं, एकाकीपन अकेले में बंद कर देना, जैसे एकाकीपन जो अकेले रहे तो उसमें सुधार की भावना जागृत हो, वो क्या कहलाता है, एकांत परिरोध। एकांत परिरोध जो होता है केवल कठोर कारावास के मामले में दिया जाता है। किसके मामले में दिया जाता है एकांत परिरोध? केवल कठोर कारावास के मामलों में दिया जाता है। और एकांत परिरोध की जो अवधि होती है 3 माह से अधिक नहीं हो सकती। मतलब किसी भी व्यक्ति को एकांत परिरोध जो है 3 माह से अधिक अवधि के लिए नहीं दिया जाएगा। अब जो एकांत परिरोध जो है किस तरीके से दिया जाएगा, कि मतलब किस प्रकार से दिया जाएगा, उसके बारे में यहाँ प्रावधान किया गया है। यदि कठोर कारावास 6 माह तक का, अगर यदि किसी व्यक्ति को कठोर कारावास 6 माह तक का दिया गया है तो उसे एकांत परिरोध कितना दिया जा सकता है, 1 माह तक। और यदि किसी व्यक्ति को, अपराधी को जो है 6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक का कठोर कारावास दिया गया है तो एकांत परिरोध की अवधि कितनी होगी, 2 माह तक। अब फिर नेक्स्ट आते हैं, किसी अपराधी को 1 वर्ष से अधिक का एकांत परिरोध दिया गया है, 1 वर्ष से अधिक के कठिन कारावास से दंडनीय किया गया है, तब एकांत परिरोध कितना होगा, 3 माह तक। अब यहाँ आते हैं एकांत परिरोध की सज़ा कौन देगा। एकांत परिरोध की सज़ा जो देता है केवल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट देता है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं देता। अब हम आते हैं धारा 74, एकांत परिरोध की अवधि। यहाँ एकांत परिरोध दिया गया था या एकांत परिरोध की अवधि दिया गया, जहाँ दिया गया कारावास कठोर कारावास 3 माह से अधिक है तो एकांत परिरोध जो है एक बार में जो है 7 दिन तक का दिया जा सकता है, 7 दिन तक का। फिर उसके बाद उतने ही दिन का अंतराल होना चाहिए। एक बार में कितना, 7 दिन तक का दिया जा सकता, फिर उसके बाद जो है उतने ही दिन का, 7 दिन का दिया, 7 दिन का अंतराल। फिर किसी भी दशा में जो है एकांत परिरोध जो क्या है, एकांत परिरोध 14 दिन से अधिक का नहीं होगा एक बार में, फिर उतने ही दिन का अंतराल होगा। 14 दिन का एक बार में एकांत परिरोध दे दिया, फिर उतने दिन के 14 दिन का बीच में गैप दे दिया, फिर 14 दिन का और दे दिया, ऐसे करके जब तक की अवधि है 3 मास तक की, या फिर 1 माह का दिया है तो 1 माह तक का, उस हिसाब से होगा। यहाँ पे एकांत परिरोध की अवधि 74 में दे रखी है। फिर हम आते हैं धारा 75, पूर्व दोष सिद्धि के लिए दंड। पूर्व दोष सिद्धि के लिए दंड के प्रावधान आईपीसी में कहाँ गया गया है, धारा 75। धारा 75 कहती है यदि कोई व्यक्ति आईपीसी के अध्याय, कौन कौन से अध्याय, अध्याय 12 और अध्याय 17, अध्याय 12 और अध्याय 17 के तहत के अधीन कोई अपराध करता है जो 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए, उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, और वह व्यक्ति उन्हीं अपराधों को दोबारा करता है या फिर उन अपराध या पुनरावृत्ति करता है, उन्हीं अपराधों की 3 वर्ष या उससे अधिक का कारावास दिया गया है, और वह व्यक्ति उसे दोबारा से अपराध को करता है, कौन से, अध्याय 12 में और अध्याय 17 के अधीन दिए गए, तो उसे कितना दंड दिया जा सकता है, 10 वर्ष तक का कारावास दोनों भांति का, या आजीवन कारावास का दंड दिया जा सकता है। अब यहाँ पूछ लेते हैं क्वेश्चन, प्रायश्चित्ता के सिद्धांत से कौन सी धाराएं संबंधित हैं। धारा 73 जिसमें एकांत परिरोध को परिभाषित किया गया है, और धारा 74 जिसमें एकांत परिरोध की अवधि के बारे में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, आज हमारा अध्याय यहीं समाप्त होता है।